समंदर की काली अंधेरी गहराई में 13,000 फीट नीचे साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिल गया है जिसने हमारे वजूद पे ही सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसी चीज जो इतनी गहराई में होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी मौजूदगी ने हमें एक बड़ी वार्निंग दे दी है। हमने बस कुछ महीने पहले ही काफी खबरें सुनी थी कि डीप सी के जानवर बड़ी तादाद में समंदर के बाहर निकल रहे हैं। कहीं इसके पीछे यही वजह तो नहीं थी? साल 2013 का एक दिन डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम गहरे पानी के जानवरों की सेहत का पता लगाना चाहते थे। उनको एहसास था कि डीप सी के जानवरों को इस पार्टिकुलर इलाके में स्पेसिफिकली काफी खतरा हो सकता है। द क्लैरियन क्लिपिटन जोन CCZ में, जो पैसिफिक ओशन में हवाई और मैक्सिको के दरमियान पड़ता है। अब खतरा क्यों हो सकता है इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, मगर इसी सोच से एंड्रयू स्वीटमैन ने इस इलाके में अपनी एक खास मशीन ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर को समंदर के 5,000 मीटर नीचे भेजा। जैसे ही लैंडर नीचे पहुंचा, उसका ढक्कन खुला और वो गहरे पानी को अपने अंदर खींचने लगा एक स्पेशल चैम्बर में। इसे बेंथिक चैम्बर कहते हैं। ये बेसिकली एक टैंक है जो गहरे पानी को अपने अंदर कैप्चर करके उसे आइसोलेट करके उसे अपने अंदर लगे सेंसर्स के जरिए स्टडी करता है। इसके जरिए उनको पता लगाना था कि समंदर के इतने डीप वाटर में ऑक्सीजन की मिकदार आखिर कितनी स्पीड में कम होती है, क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया है कि ऑक्सीजन का 80% प्रोडक्शन समंदर की सतह पर होता है। प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन और कुछ बैक्टीरिया, ये सब फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है और फिर यही ऑक्सीजन समंदर के नीचे के गहरे लेयर्स में डिसॉल्व होकर जाता है, जो मेरिन लाइफ को जिंदा रखता है। यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार धीरे धीरे समंदर के गहरे लेयर्स में जाते जाते कम होती चली जाती है, क्योंकि नेचुरली ऊपर की सारी मछलियां उसे यूज कर लेती हैं। मगर अपने इसी खोज में एंड्रयू स्वीटमैन ने जो देखा वो बिल्कुल ही अजीब था। ऑक्सीजन की मिकदार कम होने की जगह पर उल्टा और तेजी से गहराई में बढ़ रही थी। सारी मछलियों के ऑक्सीजन को यूज करने के बावजूद ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा था, बल्कि और बढ़ रहा था। और कुछ एरियाज में तो इवन सतह के पानी से भी ज्यादा ऑक्सीजन उनको गहरे समंदर में मिला। ये ऑब्जर्वेशन इतना वेड था कि एंड्रयू और उनकी टीम को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। उनको दोबारा टेस्ट करना पड़ा डिफरेंट मेजरमेंट और इक्वायर्ड यूज करके, और आखिर में फाइनली कंफर्म किया कि यस, समंदर की अंधेरी गहराइयों में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो ये अननोन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसे नाम दिया गया द डार्क ऑक्सीजन। लेकिन ये डार्क ऑक्सीजन आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा था और ये अब तक हमसे कैसे छुपा रह गया? क्या जो डीप सी के अतरंगी और अजीबोगरीब क्रिएचर हैं वो इस डार्क ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है? क्या उनकी लाइफ के एवोल्यूशन में इस डार्क ऑक्सीजन का कोई रोल रहा है? ये सारे सवाल एंड्रयू को परेशान करने लगे और फिर एंड्रयू की नजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की तरफ गई। आपको याद है शुरू में मैंने कहा था कि एंड्रयू को एक परेशानी तंग कर रही थी कि डीप सी के जानवर खतरे में हो सकते हैं। आखिर क्या वजह थी? क्योंकि जो क्लैरियन क्लिपिटन जोन है ना, ये एक बहुत ही फेमस इलाका है स्पेसिफिकली डीप सी माइनिंग के लिए। ये लिटरली अरबपतियों के पैसा छापने की मशीन है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से सिर्फ इस अकेले इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेटल्स और मिनरल्स मौजूद हैं, जिसके अगर नंबर में इवेल्युएशन करें तो वो फिगर आएगा करीब 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मेटल्स और मिनरल यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से सबसे इन डिमांड मेटल्स है जैसे मैग्नीज, निकल्स और कोबाल्ट, जो लगभग 75% से 85% यहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से मिलते हैं। और वो सोर्स है ये शेप के छोटे छोटे पत्थर, पोलोमेटालिक नोड्यूल्स, जो समंदर के नीचे की मिट्टी में छुपे होते हैं। ये पत्थर इतने नायाब होते हैं कि इन्हें बनाने में करोड़ों सालों का वक्त लग जाता है। ये पत्थर अल्लाह की कुदरत से बनाए जाते हैं और इंसान चाह के भी इन पत्थरों को नहीं बना सकता। ऑब्वियसली जिस दौरान इनमें लेयर्स बाय लेयर्स मेटल्स और मिनरल्स स्लोली डिपॉजिट होते रहते हैं। और मजे की बात तो यह है कि यही पत्थर इसी एरिया में समंदर के नीचे 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के जगह में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी लगभग 2100 करोड़ टन है। कहीं इन पत्थरों में ही डार्क ऑक्सीजन का कोई सुराग तो नहीं छुपा था? यही सवाल एंड्रयू और उसकी टीम को आया, लेकिन इस सवाल का जवाब आखिर कौन दे सकता था? सिर्फ एक ही शख्स, जो समंदर की दुनिया और केमिस्ट्री का बेताज बादशाह और एंड्रयू का एक पुराना कोलीग भी था, डॉक्टर फ्रांस गीगर, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म और अजमत से नवाजा था। डॉक्टर गीगर से मुलाकात करने के बाद दोनों साइंटिस्ट ने पक्का इरादा कर लिया कि क्यों ना हम इस नायाब पत्थर को अपने लैब में टेस्ट करें, एग्जैक्टली ऐसे ही इन्वायरमेंट को क्रिएट करके जैसे कि समंदर के नीचे है। इससे हम इन पत्थरों के बिहेवियर को और गहराई से ऑब्जर्व कर पाएंगे
और सब कुछ अपने आप समझ आने लगेगा, जिससे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और पानी का पानी हो जाएगा साफ हमारी आंखों के सामने। और इसीलिए फिर वो फौरन ओशन फ्लोर से वही पोलोमेटालिक नोड्यूल्स लेकर आए, उसे मरकरी क्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया, ताकि अगर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो जो उसके ऊपर बैठा हो और वो एक्चुअली में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे वो मार सकें। और फाइनली उसे एक एयर टाइट जार में पानी के अंदर रखा, कोल्ड और साल्ट वाटर को एग्जैक्ट एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया और ऑक्सीजन लेवल को क्रैक करना शुरू किया। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे डीप सी में हो रहा था। ऑक्सीजन कम होने की जगह पर उस जार में इंक्रीज होने लगा, और वो भी इतना कि नॉर्मल लेवल से 3 गुना बढ़ गया। यानी कि अब ये तो एटलीस्ट प्रूव हो गया था कि इस ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन गैस का सोर्स कोई प्लैंक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं है। इस ऑक्सीजन का सोर्स बायोटिक नहीं बल्कि एबायोटिक है। तो फिर आखिर हो क्या रहा था? एक काला खुरदरा सा पत्थर आखिर ऑक्सीजन की सांसें कैसे छोड़ रहा था? अब बस जरूरत थी सिर्फ एक आखिरी एक्सपेरिमेंट की, जिससे डॉक्टर गीगर का शक फाइनली यकीन में बदल जाएगा। मगर डॉक्टर गीगर के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला था। इन दोनों साइंटिस्ट के पीछे कुछ पावरफुल माइनिंग कंपनीज खड़ी थी, जिन्होंने उनकी रिसर्च को डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश की। नेचर और जियो साइंस जैसी रिपोर्टेबल जर्नल को भी टारगेट किया गया। ये डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं बल्कि ये हमारी पूरी सोच को चैलेंज कर रही है। आज तक हम समझते थे कि लाइफ के लिए सनलाइट और फोटोसिंथेसिस जरूरी है, लेकिन अगर डीप सी में बिना सनलाइट के ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या एलियंस की लाइफ भी ऐसे ही अनयूजुअल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती होगी? ये सोच बदल देती है कि एलियंस कहाँ मिल सकते हैं। अब हम ज्यादा डिजर्व लोकेशन पर सर्च कर सकेंगे। लाइफ हमारी सोच से भी ज्यादा साइलेंट निकली है। एंड्रयू स्वीटमैन की टीम को जापान की निप्पॉन फाउंडेशन ने 2025 से नई रिसर्च के लिए 2 मिलियन पाउंड्स का ग्रांट दिया है। वो 2026 तक डीप सी में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे। 1980s की छोटी सी माइनिंग ने 45 साल बाद भी इकोसिस्टम को रिकवर नहीं होने दिया। As I continued going along the bottom, cruising around, I did see what appeared to be 1 or 2 particles of man-made matter, and one of them had a letter on it printed. सोचिए, अगर पूरे स्केल पर माइनिंग होगी तो क्या होगा? ये फैसला हम सबका है। क्या हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पीछे भागेंगे या इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाएंगे? यह हमारी अकल और हमारी लालच की लड़ाई है। आज हम जिस मौके पर खड़े हैं वो हमारी अकल को टेस्ट करता है। अगर हमने आज गलत फैसला किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। साइंस को बढ़ने दें, रिसर्च को कंटिन्यू होने दें, क्योंकि आखिर में असली दौलत वो है जो हमें जिंदा रखती है, ना कि वो जो हमारी जेब भर दे। अगर आप एलियंस के सीक्रेट्स के बारे में सच जानना चाहते हैं तो मेरी एरिया 51 वाली वीडियो मिस मत करना। शायद एलियंस भी हमारे बीच ही रहते हो। सब कुछ इस वीडियो में जाके समझ आएगा। इधर क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।